Hello everybody, this is Anand Raj Anand introducing our channel Sanskar Gurukulam, that is the part of Bhavya Academic Institute Godda, झारखंड। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम बाल विकास की जो पहली चैप्टर जो कि झारखंड टेट, उत्तर प्रदेश टेट, सी टेट, रीट व अन्य प्रकार के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उनमें से पूछे जाने वाले ज्यादातर सवाल इस टॉपिक से आते हैं। मैं शुरुआती दौर से ही लेता हूं और आप जो सेशन स्टार्ट होगी इसमें से शुरुआती चैप्टर से लेके शुरुआत से लेके अंत तक आपके साथ बने रहेंगे और जितने भी विशिष्ट प्रकार के जो सिद्धांत हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, सारे चीज को लेके आपके साथ हम जुड़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है बाल विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से उनका संबंध। Students, in this chapter we will talk about the brief knowledge about these topics, the assumptions of child development and the relationship between the learning and the child development. And students, let me start the topic. सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाल विकास, तो बाल विकास है क्या चीज, एक एक करके हम बात करते हैं। वैसे जो हमारे बंधु लोग जो जिनको है कि साथ में नोट्स भी बनाते चलें तो आप जो है यहाँ से लिख भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ से लिखने के साथ साथ हमारी बातों को भी सुनेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे चीज जो है लिख नहीं सकते, उसको समझ अपने भाषा में, साधारण भाषा में जो है आपके साथ हम प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बाल विकास। तो बाल विकास होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग बाल विकास बात कर लेंगे कि बाल विकास क्या होती है ना स्टूडेंट्स। चलिए ओके, तो रही बात बाल विकास की, तो ये बाल विकास क्या है ना स्टूडेंट। तो ये पहले हम लोग बात करेंगे बाल विकास की बात। ये बाल विकास क्या है, तो बालक में जो विकास होती है, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, दिस इज बाल विकास है ना, दिस इज चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट पूर्व में जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान की जो है विशिष्ट भूमिका होती थी। तो बाल मनोविज्ञान का ही आधुनिक नाम बाल विकास है, पैडागॉजी है। इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में बालकों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो विकास होती है, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो गत्यात्मक विकास हो, चाहे वह सामाजिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो या किसी भी प्रकार का विकास हो, उसकी बातें हम लोग बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत हम अपने व्यवहार, जो बालक के जो व्यवहार हैं, जो उसके गुण व शील है, उनके आधार पर क्या करते हैं, तो उनके जो है अध्ययन हम लोग करते हैं। तो बाल विकास के अध्ययन जो है मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि हर एक शिक्षक को, जो प्रभावशाली शिक्षक है, अपने कक्षा कक्ष में क्या करेंगे, तो बाल विकास की अगर ज्ञान उनके पास रहेगा तो वह अपने कक्षा कक्ष को जो है ज्यादा से ज्यादा रुचिपूर्ण बना पाएगा। बाल विकास के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो अध्ययन है उससे संबंधित सारे उपागम को हम लोग एक करके देखेंगे और वो उपागम जो है बाल विकास में जो अध्ययन है उनको एक अलग ही रूप प्रदर्शित करता है। तो पहला हम लोग देखेंगे बाल विकास के अध्ययन की जो विशिष्ट उपागम है, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज है, हम पहला जो उपागम है वो है हमारा प्रयोगात्मक उपागम। आइए जो बाल विकास की अध्ययन हेतु जो विशिष्ट उपागम है उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दैट इज द प्रयोगात्मक उपागम। इस प्रयोगात्मक उपागम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो बालकों में जो विभिन्न समस्या जो होती है उसके अध्ययन में उनके विशिष्ट जो कारण है और उनके जो परिणाम है उनका विश्लेषण किया जाता है। अर्थात क्या है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस पद्धति में बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कारण और परिणाम है ना स्टूडेंट, ये चीज मुख्य रूप से देखेंगे, कारण और परिणाम। तो कारण और परिणाम
ये बात समझेंगे आप। तो साथियों ध्यान देंगे, प्रयोगात्मक जो उपागम है, प्रयोगात्मक जो उपागम है, जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होती है, तो किसी भी चीज की अगर हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें उस चीज की, उस वैसी घटना की कारण और उनके परिणाम को जानते हैं। जैसे मान लिया जाए एक दूध से दही का, हम लोग दूध से जो दही का निर्माण करते हैं उसके कारण क्या है, उसके साथ ही साथ उसका परिणाम को जानते हैं, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन बाल मनोविज्ञान में अगर हम प्रयोगात्मक उपागम की बात करें, प्रयोग की बात करें, तो बालकों में जो समस्या उत्पन्न होती है वह समस्या किन कारणों से होती है और साथ ही साथ उन कारणों से जो प्रभावित होती है उनका परिणाम क्या होता है, इसी का विश्लेषण जो है प्रयोगात्मक उपागम के अंतर्गत की जाती है। याद रखेंगे, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम का परिचर्चा यहाँ पे की गई है। कारण का तात्पर्य यह होता है कि एक बालक में जो समस्या उत्पन्न हुई, चाहे उसमें कोई परिवर्तन हुई, तो वह किस वजह से परिवर्तन हुई, इसकी हम लोग जो है गाथा का वर्णन कर पाते हैं। उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, तो जो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो संबंधित जो क्रियाकलाप है जो उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। अर्थात जो प्रभाव या परिवर्तन जो बालकों के पास होती है वह किन कारणों से होती है, वह व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वह किन कारणों से हुआ, और अंतोतगतवा अगर बात करें तो उन कारणों से उनके बालकों में जो परिवर्तन हुई उनका परिणाम क्या हुआ, इसी चीज का विश्लेषण हम प्रयोगात्मक उपागम के अंतर्गत करते हैं। ऐसे उदाहरण की बात कहें साथियों, तो किसी बालक में कोई विशिष्ट व्यवहार किन परिस्थितियों में आता है, कोई व्यवहार किस परिस्थिति में आता है, और अगर आता है तो वह नवीन परिस्थिति जो अगर नया एक जो है सिचुएशन क्रिएट होता है उनके सामने में, न्यू इन ए न्यू सिचुएशन हाउ दे बिहेव, इस प्रकार से बात करता है। इन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच व्हेनेवर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रयोगात्मक उपागम experimental approach, then we should firstly talk about the cause and effect for that problems or in a specific situation. अर्थात if any students who represent a behavior but how it presents the behavior in the presence of which affective इनहेरेटिव जो विषय वस्तु है उससे वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। और इन एन अगर बात करें इन अ न्यू सिचुएशन की, अगर किसी एक नए परिस्थिति की बात करें तो इन अ न्यू सिचुएशन हाउ दे बिहेव, या किस प्रकार का बिहेव करता है, हम इसी चीज का अध्ययन जो है इन अ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वी टॉक अबाउट दिस। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आया। तो प्रयोगात्मक उपागम क्या है, तो प्रयोगात्मक उपागम एक प्रकार का प्रयोग है। किस पर प्रयोग है, तो यह प्रयोग है किस पे, तो बालकों के अंदर में जो बालकों के ऊपर जो व्यवहारात्मक जो परिवर्तन होता है, उनके साथ जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उनके कारण और उनसे संबंधित जो परिणाम होता है, उन्हीं चीजों का विश्लेषण हम लोग इस प्रयोगात्मक उपागम के अंतर्गत करते हैं। अगर हम देखें तो कोई एक बालक अपने परिस्थिति में, अपने किसी परिस्थिति में वह इस तरह का व्यवहार करता है, तो ये क्यों करता है, उसके कारण क्या है, इसका परिणाम पूर्व जो है भविष्य में क्या होगा, उस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये किसमें करते हैं, तो ये प्रयोगात्मक उपागम के अंतर्गत करते हैं। अगर व्यवहारात्मक रूप से अगर एक उदाहरण लें साथियों, तो एक बालक क्या करता है कि अगर वह एक समाज के परिप्रेक्ष्य में रहकर अगर गाली गलौज करने सीख जाता है, तो यह किन कारणों से हुआ, तो सामाजिक जो रूप था, उस सामाजिक वह जो समाज था उसके द्वारा इसका ये चीज का निर्माण हुआ। अब अगर वही बालक एक सभ्य समाज में जाता है, तो सभ्य समाज में जाके उनकी जो व्यवहार होता है वो अलग हो जाता है। ये किन व्यवहार में परिवर्तन देखिए होते रहता है, इनके कारण क्या है, इनके परिणाम क्या है। इसी का अगर दूसरा उदाहरण लें, एक बालक एक सभ्य समाज में है, वो नैतिकता का भाव का प्रदर्शन अपने
समाज में करता है। और साथ ही साथ अब यहां से देखें तो हम वो जानने का कोशिश करते हैं कि इतना अच्छा नैतिकता का भाव उन बच्चे में किस कारण से आया। हम गद करके देखते हैं तो वह जो नैतिकता का भाव, जो एकदम एक नंबर का, जो विशिष्ट, जो उनके अंदर में जो मूल्य जो था, है ना, वो कहां से आया? तो वो समाज के परिप्रेक्ष्य में आया, उस समाज के कारण से आया। ये उनके कारण हो गए। अब इसी कारण के अनुसार ये बालक आगे चल के क्या होता है? एक सिविलाइज्ड मैन बनता है, एक सभ्य नागरिक बनता है। ये उनका परिणाम हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं इन एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इस पद्धति में बाल विकास की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन, कारण और परिणाम का ही विश्लेषण किया जाता है। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां, जो नवीन परिस्थितियां होती है, उसमें वो कैसा व्यवहार करता है। और साथ ही साथ इसका जो है यह परिस्थिति यदि उसमें कुछ किसी प्रकार की चेंजिंग हुई तो किन कारणों से हुई, इनका हम लोग जो है क्या करते हैं? तो यहां से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं अध्ययन के माध्यम से। अब नेक्स्ट जो अगर साथियों हम बात करें वो है हमारा दैहिक उपागम। तो चलिए हम लोग एक बार दैहिक उपागम को देख लेते हैं। दैहिक उपागम क्या कहता है? तो दैहिक उपागम दैट इज द फिजियोलॉजिकल अप्रोच। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी, दैहिक का मतलब देह या शरीर। इस उपागम के द्वारा विभिन्न आयु स्तर, यहां पे वैसे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये अस्तर नहीं होके यहां पे हो जाएगा आपका स्तर। तो आप इसको जो है सही कर लेंगे यहां पे, है ना स्टूडेंट? ये हो जाएगा स्तर, ये हो जाएगा स्तर। तो बच्चों में, बालकों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो आयु स्तर के जो बालक हैं, उनमें शारीरिक विकास के साथ साथ जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग दैहिक उपागम कहते हैं। इन अ फिजियोलॉजिकल अप्रोच, इन अ फिजियोलॉजिकल अप्रोच द increment of the behavior, the changing of the behavior with respect to the development in the body or in the growth of the body. It means the development with the growth of the body and the behavior. ओके, ये दोनों एक साथ में चलता है। अर्थात व्यवहार और शारीरिक विकास में एक साथ जो परिवर्तन होती है उसको हम लोग दैहिक उपागम कहते हैं। जैसे एक बालक छोटे से वो बड़ा होता है और जब उसका विकास जो है, विवृद्धि जो है उसका आगे बढ़ता है और साथ ही साथ उसकी सोच, उसकी मानसिक, उनकी सोच समझ, ये सारा चीज उनके साथ साथ बढ़ते रहता है। यही जो उनकी जो भौतिक वृद्धि हुई वो उनकी अभिवृद्धि है, जो शारीरिक अभिवृद्धि है ये शारीरिक विकास है। और साथ ही साथ अगर चेतन शक्ति का उसमें जो है बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ उसका मानसिक शक्ति बढ़ती है, उसकी जो सोच बढ़ती है, उसका तर्क शक्ति बढ़ती है, उसकी संक्रियाएं, किसी भी वस्तु को कार्य करने की जो संक्रियाएं होती है उसमें उसका विकास होता है। तो ये सारा चीज जो है दैहिक उपागम के अंतर्गत आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक बालक वह जब धीरे धीरे अपने अभिवृद्धि को आगे बढ़ाता है, अपना जो बॉडी है, जैसे पहले उसका 3 फीट था हाइट, अब वो 5 फीट का हाइट हो गया। अब हाइट के साथ साथ उसमें और भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और भी सारे चीजों में परिवर्तन हुआ, तो उसी को कहते हैं हम लोग दैहिक उपागम। तो दैहिक उपागम में क्या होती है? तो डेवलपमेंट इन अ बॉडी with their behavior is known as physiological approach. ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं व्यक्तित्व विषयक उपागम, पर्सनालिटी अप्रोच। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक पर्सनालिटी अप्रोच को देखते हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है यहाँ पे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक बालक के आंतरिक जो मूल्य भाव पाया जाता है वही उसके व्यक्तित्व कहलाती है। अर्थात व्यक्तित्व के अंतर्गत जो व्यवहार है, चाहे वो सुव्यवहार हो चाहे कुव्यवहार हो, यह व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। वास्तव में बहुत सारे छात्र व्यक्तित्व को पॉजिटिव के वे में लेते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, व्यक्तित्व खराब भी तो हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर बालकों की मूल्य है ना, जो उसका जो क्या है कि व्यवहार अगर अच्छी है या खराब है, वो तो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो प्रायः सभी बालकों का व्यक्तित्व जो होता है वो अलग अलग होता है। यही तो इंडिविजुअल की थ्योरी है, व्यक्तिगत सिद्धांत है। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या कहती है कि जितने भी व्यक्ति हैं
सब अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, अर्थात सब में जो है विभिन्नताएं होती है। और उनके जो जितने भी व्यक्ति हैं सभी भिन्न भिन्न होते हैं, रंग में, रूप में, आकार में, प्रकार में, हर प्रकार से अलग होते हैं। उनके सोच में, समझ में, हर प्रकार से वो अलग अलग होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। और उसी प्रकार से उनका व्यवहार भी होता है। तो बिहेवियर कैसा होता है? बिहेवियर जो है भिन्न भिन्न उनके आकार, प्रकार, सोच, समझ, तर्क, वितर्क, हर चीज अलग अलग होने के कारण से उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। इसीलिए सभी व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होते रहता है, होता ही है। वास्तव में साथियों, बाल विकास में व्यक्तित्व के जो शील गुण का जो आधार है, वही बालक के समाज में जो समायोजन की प्रवृत्ति है, जो आदत है, जो आचरण है आदि का अध्ययन हम व्यक्तित्व विषयक उपागम के अंतर्गत करते हैं। इन अ पर्सनालिटी अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है? द एडजस्टमेंट ऑफ अ चाइल्ड, द हैबिट and the nature or the characteristics of that student or that children, it based on the property, the internal property of that children। मतलब कि जो बालक है उनकी जो आंतरिक जो व्यक्तित्व है, अर्थात व्यक्तित्व का तात्पर्य यहां से है कि समाज में समायोजन की प्रवृत्ति, समाज में प्रदर्शित जो वो आदत करते हैं वो है, साथ ही साथ वो किस प्रकार का आचरण का प्रस्तुतिकरण अपने समाज में करता है, ये उसका व्यक्तित्व है। लेकिन इसका अध्ययन किसके आधार पर करते हैं? तो उनके शील व गुण के आधार पर करते हैं, उनके नेचर व प्रॉपर्टी के आधार पर करते हैं। वो यहाँ पे मूल रूप से नेचर होगा। क्या होगा? नेचर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको हम शील गुण लिख दिए हैं, तो शील गुण के आधार पर बच्चों की क्या की जाती है? तो बच्चों में समायोजन की प्रवृत्ति, आदत और आचरण का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आपको साथियों आ रही होगी। यहीं से जो है हमारा व्यक्तित्व विषयक उपागम को हम अच्छे प्रकार से भलीभांति अध्ययन कर पाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये नेक्स्ट है विकास आधारित उपागम। तो विकास आधारित उपागम क्या होता है, इस पे हम लोग एक एक करके जो है बात कर लेते हैं। तो देखिए, विकास आधारित उपागम क्या होता है कि बालक उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास की नई अवस्था प्राप्त करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, बालक का जो जो उम्र बढ़ता है वो विकास का नया नया सब जो है ना स्टेजेस को वो ज्ञान कर पाता है। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा शैशवावस्था के बालक, उसमें नैतिक मूल्य नहीं पाया जाता है, लेकिन ज्यों ज्यों उनकी जो है वो क्या करता है, उम्र बढ़ता है, वो नैतिक की सोच, नैतिक समझ उनके अंदर में आता है। तो कहने का तात्पर्य है, बालक का ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता है वह क्या करता है, उसमें जो है विकास की और भी सारी जो है अवस्थाएं उनमें क्या होता है, लिप्त हो जाता है, और फिर वो एक अच्छा जो है सभी मानव बन के उभर पाता है। ओके स्टूडेंट, फिर साथ ही साथ अगर बात करें तो उनमें विभिन्न प्रकार की जो है बालकों में क्या होती है, तो रुचियां होती है, अवस्थाएं होती है, नई नई अभिवृत्तियां होती है, नई लक्षण होती है, और नई जो है शील गुण का निर्माण हो पाता है ना स्टूडेंट। समझेंगे बात को। बालक क्या करता है, तो बालक जो है जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके अंदर में उनकी अभिवृत्तियां में परिवर्तन होता है, उनकी अभिवृत्तियां की जो विकास होता है वो अच्छे पर भली भांति हो पाता है, नई लक्षणों का भली भांति हो पाता है, और नई रुचियों का जो है उनमें निर्माण हो पाता है। स्टूडेंट, इन्हीं उपागमों से जो है हमें जो है बहुत सारा सवाल जो है देखने को मिल जाता है। यहीं पे नहीं, बीएड की जो फर्स्ट ईयर है वहां पे जो है आपको यहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उपागम से देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्टिव होती है, और उपागम को अगर आप समझ लेंगे तो बना के आप अच्छे से बीएड वाले स्टूडेंट अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो यूपी टेट है वहां पे इन पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, और झारखंड टेट में भी संभावनाएं हैं, इनसे सवाल पूछी जा सकती है। और बच्चों, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, हमारे जितने भी साथियों हैं, सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मेहनत करें, जरूर। हमारे झारखंड सरकार जो है वैकेंसी लेके सितंबर के माह में आने वाली है, ऐसा हमें जो है सूत्रों से पता चला है। आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, हमें जो है आशावादी बन के जो है मेहनत करना है। मेहनत पहले करेंगे,
जो बाद में एग्जाम वगैरह आएगा तो देखा जाएगा, तो पहले से प्री प्लान रहेंगे, क्योंकि 50 से 55 हजार स्टूडेंट पहले 2016 वाले पास आउट है। साथ ही साथ अब भी 5 से 6 लाख स्टूडेंट और हो जाएंगे, तो सोचिए 5.5 लाख स्टूडेंट को 22,000 सीटों में अगर वितरण किया जाए कितना टफ हो जाएगा। तो रिजल्ट उन्हीं का होगा जो कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, और श्रेयस्कर, ये वीडियो भी श्रेयस्कर उन्हीं के लिए होगा जो कि पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छे अच्छे पुस्तकों से वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो साथियों, हम आज आपको जो है सारे टॉपिक को लेने की कोशिश करेंगे, और अगर आगे और भी होगा तो और भी सारे पार्ट में आपको कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पारा टीचर्स भाई लोग हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे दूर दूर के जो स्टूडेंट लोग हैं, सबको फायदा होगा हमारे से। तो आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, और यह जो वीडियो आपके साथ हम लेके आए हुए हैं यह तभी श्रेयस्कर सिद्ध होगा जबकि आप इनका नोट भी बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक को हम आपके सामने विशिष्ट प्रकार से जो है क्या करेंगे, एकदम आसान भाषा में आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। आइए हम लोग जो है समय को बर्बाद ना करते हुए आइए नेक्स्ट जो देखते हैं, वह जो मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक है, वो है हमारा अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। ये बीएड वाले जो तो झारखंड से जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पूर्व में जो अपने कॉलेजेस में जब पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को जो है अभिवृद्धि और विकास है। वृद्धि से आशय जो है शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे, क्योंकि लिखना यहाँ तो लिखा हुआ आप बना सकते हैं लेकिन समझना भी है। वृद्धि से आशय शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से है का तात्पर्य है कि शारीरिक जो परिवर्तन होता है, वृद्धि से तात्पर्य हमारा शारीरिक परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन ही इनको जो है मूल्य भाव से परिभाषित करते हैं। क्योंकि शरीर में परिवर्तन, शरीर में देखिए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करता है, और जब वो वृद्धि होती है उसमें परिवर्तन भी होती है ना। तो व्यवहारिक परिवर्तन भी इनके साथ में होती है, इनका यही मुख्य रूप से आशय है। जबकि विकास क्या होती है, तो विकास जो है यह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से संबंधित है। यहां पे ये शारीरिक वृद्धि की बात करें, मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि ये उत्थान की ओर चलता है, ये उत्थान की ओर चलते रहता है, और ये एक बार में अपना परिपक्वता अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद ये फिर रुक जाता है। लेकिन विकास रुकता नहीं है, निरंतर जो है चलते रहता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक ये चलते रहता है। कौन? तो विकास। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे विकास का मूल रूप से जो तात्पर्य है वो है हमारा क्या चीज, तो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन। तो यहाँ पे हम तो कहेंगे कि शारीरिक चीज को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि विकास में, वैसे देखिए विकास में और वृद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे बहुत सारे बुकों में बहुत प्रकार से लिखा हुआ, हमें थोड़ा सा समय नहीं मिल पाने की वजह से हमने बुक का ही फोटो खींच के जो है वो डाल दिया है, लेकिन अब समझने की कोशिश करेंगे। वृद्धि क्या है, तो वृद्धि ना शारीरिक में जो चेंजिंग आती है उसको हम लोग यहाँ पे विवृद्धि बोलेंगे। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो मानसिक, जो तर्क, जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो उत्थान की ओर चलता है, जो कभी रुकता नहीं है, वो विकास कहलाता है। साथ ही साथ वृद्धि 2 नंबर अगर देखें तो वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। ये परिपक्वता देखिए, अभी वृद्धि में परिपक्वता आती है, लेकिन विकास कभी भी परिपक्व नहीं होता है, यह जीवन पर्यंत चलते रहता है। या तो कभी धीमी होगा, कुछ उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये चलते रहता है। लेकिन अभिवृद्धि जो है यह क्या होता है, आफ्टर गेनिंग द मैच्योरिटी दे विल स्टॉप, वो रुक जाता है। जैसे एक बालक हमेशा नहीं बढ़ता है, जब वह परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, उसकी जब वृद्धि जब मैच्योर हो जाती है उसके बाद रुक जाती है। अर्थात अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती है, परिपक्वता के बाद वह क्या हो जाती है, तो रुक जाती है। बात समझिए में साथियों आ रही है। और वही जो है विकास किया है, तो विकास वातावरण से भी संबंधित है। वो किससे संबंधित है, परिपक्वता से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, तो वातावरण से संबंधित है। वही 3 नंबर अगर देखें हम, तो वृद्धि किसी विशेष पक्ष या आंतरिक स्वरूप को ही व्यक्त करती है। अब इस चीज को समझेंगे, विशेष पक्ष और आंशिक स्वरूप क्या है। अब देखेंगे जो अभिवृद्धि है वो क्या करता है, इसका विशेष पक्ष होता है। विशेष पक्ष जैसे देखिए बॉडी में जो इंक्रीमेंट होती है, जो बॉडी जो उसका शरीर है उसकी लंबाई बढ़ना, तो ये विशेष पक्ष को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना।
यही इसका विशेष पक्ष है। अब आंशिक स्वरूप को व्यक्त क्या करता है, तो आंशिक, देखिए यहां समझिएगा, ये अभिवृद्धि जो है यहां लिखा हुआ है कि आंशिक स्वरूप मतलब कि जो पार्शियल स्ट्रक्चर है उसको वह क्या करता है, तो उसको प्रदर्शित करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में बात कर चुका था कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी होती है। तो व्यवहारिक परिवर्तन क्या है यहाँ पर, यही व्यवहारिक परिवर्तन यहाँ पे आंशिक स्वरूप है ना स्टूडेंट। जबकि विकास जो है क्या है, तो प्राणी में जो विकास के जो प्राणी है, जबकि विकास जो है क्या है, प्राणी में होने वाला कुल परिवर्तन का योग है। विकास क्या है, तो सभी परिवर्तनों के योग को ही कहते हैं विकास, समझ गए। वहां पे शारीरिक परिवर्तन सिर्फ कहलाया अभिवृद्धि, और यहां पे क्या कहलाया, तो यहां पे सभी जितने भी परिवर्तन है, जितने भी, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन किसी प्रकार की है, मानसिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक मतलब आर्थिक नहीं, इस प्रकार के जितने भी परिवर्तन है सभी वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 4th नंबर में वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वृद्धि के अंतर्गत उसका क्या था, लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, उसका भार होता है, ये सारा चीज आता है। लेकिन विकास जो होता है इसका परिवर्तन नहीं किया, हाँ इसको मूल्यांकित किया जा सकता है ना, इसको क्या किया जा सकता है, मापन तो नहीं लेकिन मूल्यांकित हम करते हैं एक अपने परिप्रेक्ष्य में, अलग प्रकार से उसको जो है मूल्यांकित कर पाते हैं। और ये देखिए वृद्धि क्या होती है, दृष्टिगोचर होती है, लेकिन विकास जो है दृष्टिगोचर नहीं होती है, ये आंतरिक रूप से जो है अपना विकास को प्रदर्शित करता है ना। तो देखिए अब विकास प्रदर्शित कैसे करता है, तो उनका मूल्यांकन करने के बाद ही विकास को पता कर पाते हैं कि इन बच्चों में कितना जो है विकास हो पाया है ना स्टूडेंट। देखिए 5वां नंबर कहता है वृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। हमने पहले ही बता दिया कि आफ्टर गेनिंग द मैच्योरिटी दे विल स्टॉप, वो रोक देता है, वो रुक जाता है ना, उसके बाद उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। कहाँ के बाद, तो आफ्टर गेनिंग द मैच्योरिटी, परिपक्वता के बाद। तो वृद्धि निश्चित आयु के पश्चात जो है वो रुक जाती है, लेकिन विकास वही क्या जाता है, तो जीवन पर्यंत चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। अगर छठी जो पॉइंट है उसमें बात करें तो वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं और प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है, ये तो बात है ही। उसी प्रकार से अगर देखें तो जितने भी बालक हैं, है ना, तो सभी विकास में समानता पाई जाती है, किंतु उसकी दर और सीमा ये अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आई, किसी का विकास कोई जल्दी कर लेता है, कोई जल्दी से नहीं कर पाता। बहुत बच्चा 15 वर्ष के जो है बालक है, कोई देखिए बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर जाता है, क्लास में टॉप कर जाता है। वैसे क्लास टॉप करे हुए अलग बात है, मैं अलग से उसको पढ़ा दूंगा। तो बहुत बालक देखेंगे कि आप उनमें जो है क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, किसी में क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाती है, किन्हीं में रटन विद्या वो मतलब रटन प्रणाली ज्यादा से ज्यादा वो स्वीकार करते हैं, कोई जो है समझने की प्रवृत्ति अपने अंदर में लागू कर पाते हैं। तो ये सारा चीज जो है वो क्या होता है, उनमें अंतर पाई जाती है, लेकिन विकास सब में समान पाया जाता है। हाँ, भले उनकी दर भी इनकी अलग अलग हो सकती है। वृद्धि का अर्थ यहाँ पे संकुचित है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे में शब्दों में कह सकते हैं वृद्धि क्या है, जिनको आसानी से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, देख सकते हैं, असल दृष्टिगोचर कर सकते हैं, इनकी सीमित है। वही विकास जो है विस्तृत व व्यापक है। कैसा है, यह विस्तृत और व्यापक है। वही जो है वृद्धि क्या है, तो वृद्धि पर वातावरणीय कारकों का अनुसार जो है उनमें प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल है। और विकास देखिए क्या होता है, परिपक्वता के विकास का संबंध वृद्धि में ही निहित होती है। इस दोनों चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसे क्वेश्चन पूछा गया था बीएड में, है ना, कि चर्चा करें, है ना, वहां पे एक डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो 8 नंबर के पॉइंट का, उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो परिपक्वता है वो क्या करता है कि उसका जो विकास का जो संबंध है वृद्धि से, उसमें वो निहित होता है। कौन निहित होता है, तो परिपक्वता इसमें निहित होती है, ठीक है। और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि जो होता है यहाँ पे लिखता है कि यह जो है क्या होता है, वातावरण के जो कारक है उससे वह प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि वो देखिए अब अगर नहीं होती, जैसे आप भूगोल में पढ़ेंगे कि जो मानव भूगोल है उसमें कहा जाता है कि फलने देश का आदमी लंबा होता है और फलने दूसरे देश का जो है वो नाटा होता है। क्या, तो वो वातावरण प्रभाव है। लेकिन विकास में वातावरणीय जो है प्रभाव नहीं होता है, वातावरण इफेक्ट नहीं करता है विकास। हाँ, वातावरण करता है, कब कब करता है, तो उसकी एक टॉपिक रहेगा वंशानुक्रम व वातावरण
तो उस जगह पे हम वातावरण को अच्छे प्रकार से वहां पे हम परिचर्चा करेंगे। आइए साथियों, हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। और इनमें से बहुत लोगों की जो है भ्रांतियां रहती है और लोग कंफ्यूज करते हैं। अधिकतर ज़्यादा सारे स्टूडेंट विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट है, उसमें से उनको बहुत सारी समस्याएं होती है। हम लोग एक एक करके जो है देखेंगे, क्योंकि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, जो शिक्षाविद, जो मनोवैज्ञानिक है, वो अलग अलग प्रकार से इनको जो है प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको एक एक करके जो अनुरूप होगा उसके चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बाल विकास की जो है अवस्थाएं। तो बाल विकास को जो है सामान्य रूप से हमने 4 अवस्थाओं में उसको हमने वर्गीकृत किया है। वैसे ये 4 अवस्थाओं में से भी क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ जो रॉस के द्वारा दिया गया हुआ है, कोल के द्वारा दिया गया हुआ है, कॉल्सेनी के द्वारा गया है, सब एक एक करके आप देख लेंगे साथियों। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ परिचर्चा करने का चीज़ है नहीं, मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा तो वहाँ पे शॉर्टकट बता दूंगा कि इसको कैसे याद करेंगे, है ना। और इनमें से क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि जैसे ही यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम पुनः इससे संबंधित जो सवाल होती है वो लेके आएंगे, और वो सारा सवाल आपसे बनेगा, एकदम श्योर है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि चारों प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, मतलब जितने भी अवस्थाएं हैं, क्योंकि डिफरेंट जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक सबने अलग अलग प्रकार से इनकी प्रस्तुति दी है। तो पहला जो सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो वो हमारा है शैशवावस्था, जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक पाया जाता है। पहला बात क्लियर हो गया। वही बाल्यावस्था जो है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। वही किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक है। और फिर प्रौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। अभी हम शॉर्ट वैसे ही बता दे रहे हैं, बाद में अगले वीडियोस लेके जब आएंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे कि आपको जो है जो शॉर्टकट है उन सारे चीज को हम आपको बता देंगे। आइए स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो देख लेते हैं नेक्स्ट होगा हरलॉक महोदय के अनुसार। हरलॉक महोदय ने जो है ये इनका जो अवस्थाओं का जो वर्णन क्या है वो अलग प्रकार से वर्णन कर दिया। इन्होंने क्या किया है, तो गर्भकालीन अवस्था, जो कि गर्भ से गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है। वैसे स्टूडेंट में गर्भकालीन अवस्था के बारे में अगर ये बात कहूं तो पहली बात जो अवस्थाएं हैं उनको जो है मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार से वर्णन किया है। एक जन्म के पूर्व, जिसमें कि उनका आ जाता है जर्मिनेटल पीरियड, है ना, जिसमें जिस समय कि उनका बीजारोपण होता है। साथ ही साथ उनका एम्ब्राइक स्टेज आता है ना। साथ ही साथ उनमें एक जो और भी स्टेजेस आते हैं, फैलिक स्टेज आता है, उन समय होता है। फिर उनका फिर जन्म होता है, तब उनके बाद फिर जो है शैशवावस्था आती है, जो जन्म से 14 दिनों की अवस्था होती है। देखिए ये मैं नहीं, हरलॉक महोदय के अनुसार यहां से भी सवाल पूछा गया है। यहां से भी सवाल पूछा गया, हमको याद है कि DSSB जो है उसमें सवाल पूछा गया। साथ ही साथ सीटेट 2016 में जो 6 to 8 वाला है वहां क्वेश्चन पूछा गया। वहीं पर उत्तर बाल्यावस्था को जो है परवर्ती बाल्यावस्था का जो है आयु पूछा गया है, तो जो 6 से 11 वर्ष तक है, वो मैं सवाल लेके आऊंगा। तो सारे जितने भी लोगों ने परिवर्तन किया है सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कहते हैं कि साधारण रूप से ये पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नहीं, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। जितने भी वर्गीकरण हुआ है अवस्थाओं का, सभी से क्वेश्चन है। मैं आपको अगले सेट पे जो है सवाल लेकर आऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा और आपको चर्चा भी कर दूंगा। बता तो दिया कि 6 to 8 जो 2016 वाली थी उसमें वहां पे आया था 6 to 8 में उत्तर बाल्यावस्था के जगह पे परवर्ती बाल्यावस्था लिखा था। उनका जो है टाइम इंटरवल क्या था, तो 6 से 11 वर्ष था, है ना। तो इसको भी आप देख लेंगे। और वैसे मैं अलग से जो है वयसंधि वगैरह का मैं चर्चा भी कर दूंगा, क्योंकि इससे भी सवाल बहुत सारे देखने मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट आप एक एक करके जो है यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे की ओर आते हैं, है ना स्टूडेंट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कोल के अनुसार। तो कोल महोदय ने भी है जो है इनको जो है अपने शब्दों में अपने तरीके से जो है इनका वर्गीकरण किया है। इन्होंने शैशवावस्था को लिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था लिया, मध्य बाल्यावस्था लिया, साथ ही साथ पूर्व किशोरावस्था लिया, फिर इसी को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं हम लोग, है ना। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था लिया। मतलब इस प्रकार से इन्होंने जो है वर्गीकरण किया है और आप इसे याद कर लेंगे। वैसे मैंने बता दिया कि इसकी भी शॉर्टकट मैं बता दूंगा, आप यहां से याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग जो है देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप कि आपको जो है हमने सारा चीज आपके साथ में रखने की कोशिश किया। और फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत,
जय गुरुदेव।